निशांस क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड कोटा। और आज हम 12th बायो की क्लास में चैप्टर नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद। इससे पहले हम नर युग्मकोद्भिद को अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। नर युग्मकोद्भिद में परागकण के बारे में भी हम सामान्य जानकारी ले चुके हैं। परागकण जो है कई बार पराग एलर्जी भी उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कुछ पादपों में देखा गया है, जैसे पार्थेनियम यानी कि गाजर घास। इन पादपों के परागकण मानव में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खुजली। तो इस प्रकार यदि परागकण मानव में रोग उत्पन्न कर रहे हैं तो इस कंडीशन को हम पराग एलर्जी कह सकते हैं। और कई बार परागकण हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। इनसे हमें टैबलेट मिलती है जो हमें एनर्जी देती है। तो इसको हम भोजन के स्रोत के रूप में भी मान सकते हैं। इसके बाद अब हम मादा युग्मकोद्भिद के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। मादा युग्मकोद्भिद पढ़ने से पहले हमें वापस जायांग पर जाना पड़ेगा। तो पुष्प का जायांग, जो कि मादा का जनन अंग भी होता है, इस जायांग की जो एक इकाई होती है उसको हम अंडप कहते हैं। अंडप यानी कि कार्पल, और अंडप को यहाँ पर स्टूडेंट गुरु बीजाणु पर्ण भी कहा गया है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने लघु बीजाणु पर्ण पढ़ी थी। तो लघु बीजाणु पर्ण पुंकेसर को कहते हैं और स्टूडेंट गुरु बीजाणु पर्ण अंडप को कहते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर का प्लेट नुमा फैला हुआ भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। और वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य होता है पराग कणों को एकत्रित करना। इसके अलावा इसमें पोषक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जो पराग कण की वृद्धि के लिए या फिर उनके पोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद आपको चित्र में दिख रहा होगा, वर्तिकाग्र से ठीक नीचे एक लंबा नलिका रूपी भाग जिसको हम वर्तिका कहते हैं। वर्तिका एक लंबी नलिका रूपी संरचना होती है जो वर्तिकाग्र की ऊंचाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। साथ ही ये पराग नलिका जो परागकण द्वारा बनाई जाती है उसके लिए भी एक मार्ग प्रदान करती है। इसके बाद तीसरा और अंतिम पार्ट है अंडाशय। अंडाशय वर्तिका के नीचे का एक फूला हुआ भाग होता है और इसमें निषेचन क्रिया पूर्ण होती है। अंडाशय में ही छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। तो बीजांड अंडाशय में ही उपस्थित छोटी संरचनाएं होती है जो एक लंबे वृंत द्वारा अंडाशय की जो भीतरी भित्ति है उसमें उपस्थित बीजांडासन से जुड़ी होती है जिसको हम प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो बीजांड आगे अंडाशय की भित्ति पर बीजांडासन द्वारा जुड़ा होता है और बीजांड का जो वृंत है उसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। तो इसके बाद अब हमें बीजांड की संरचना पर ध्यान देना होगा। बीजांड स्टूडेंट कहाँ पाया जाता है? तो बीजांड अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है। बीजांड को हम गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी जानते हैं। गुरु बीजाणुधानी को हम बीजांड कह सकते हैं। जैसे आपने पुराने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि लघु बीजाणुधानी, ऐसे ही आज हम पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणुधानी। तो गुरु बीजाणुधानी का दूसरा नाम बीजांड भी हो सकता है। अब हम बीजांड की संरचना पढ़ रहे हैं। बीजांड की संरचना में आपको जो चित्र दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। बीजांड अंडाशय के अंदर उपस्थित संरचना होती है और बीजांड की संरचना में विभिन्न भाग पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला ऊपरी भाग आपको दिख रहा है निभाग। निभाग
जो कि बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला भाग होता है। इसको हम आधारी भाग भी कहते हैं। नंबर 2 पार्ट आपको दिख रहा होगा बीजांडकाय। बीजांडकाय बहुत ही मुख्य भाग होता है, बड़ा भाग होता है और ये मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। स्टूडेंट, मृदुतकीय कोशिकाएं जहां भी आती है वहां पर भोजन संचित करती है, तो बीजांडकाय भी यहाँ पर भोजन संचित करता है जो बीजांड को पोषण प्रदान करेगा। इसके बाद अध्यावरण। बीजांडकाय अध्यावरणों से यानी कि आवरणों से ढका होता है। इसमें एक या दो आवरण पाए जाते हैं जिन्हें हम अध्यावरण कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपको भ्रूणकोश नामक संरचना दिखाई दे रही है। भ्रूणकोश बीजांडकाय के अंदर ही उपस्थित एक थैलेनुमा संरचना होती है और इस भ्रूणकोश में आपको 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक दिखाई दे रहे होंगे। भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके लिए हम अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा अब आगे हम देख रहे हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार एक छिद्र रूपी संरचना होती जो निभाग के विपरीत पाई जाती है। इसके अलावा एक हमें हाइलम टॉपिक भी दिख रहा है, हाइलम या नाभिक। हाइलम या नाभिक उसे कहते हैं जहां पर बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ा रहता है। तो बीजांड व्रंत बीजांड से जिस स्थान से जुड़ा होता है उसे हम हाइलम या नाभिक कहते हैं। और इसके बाद बीजांड व्रंत एक डंठल रूपी संरचना होती है जो आगे की ओर बीजांडासन यानी कि प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। एक बार हम वापस भ्रूणकोश के अंदर जो 7 कोशिकाएं और 8 केंद्र के उनकी भी थोड़ी डिटेल अभी पढ़ सकते हैं। तो भ्रूणकोश में जो बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं का जो समूह दिखाई दे रहा है उसे हम अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय में आपको सबसे ऊपर की ओर जो कोशिका दिखाई दे रही है उसको हम अंड कोशिका कहते हैं और इसके नीचे जो 2 कोशिकाएं दिखाई दे रही है उन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इसके बाद बीच में आपको सेंटर में केंद्रीय कोशिका दिखाई दे रही होगी और इसमें 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसके बाद ऊपर की ओर आपको वापस 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही है जिन्हें हम प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार भ्रूणकोश की संरचना में 7 तो कोशिकाएं होती है परंतु इनमें 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। तो बीजांड की संरचना में हमने बीजांड के सभी भागों को डिस्कस कर लिया। इसके बाद अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वह है बीजांड के प्रकार। तो 12th बायो की बुक में बीजांड के सभी प्रकारों को विस्तार से बताया गया है। बीजांड के सभी प्रकारों में कुल 6 प्रकार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है वह है रीजु बीजांड। रीजु बीजांड यहाँ पर पाइपेरेसी कुल के पादपों में पाया जाता है और इस बीजांड की विशेषता ये है कि इसमें बीजांड द्वार कोमा निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक ही सीधी रेखा में पाए जाते हैं। दूसरा जो बीजांड का प्रकार है वह है प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड यानी कि उल्टा बीजांड। तो इसमें वाकई में बीजांड जो है 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, इसलिए इसको प्रतीप बीजांड कहते हैं। ऐसा अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में देखा गया है। तीसरा जो प्रकार है वह है वक्र बीजांड। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा बीजांड। तो वाकई में इसमें बीजांड टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और बीजांड व्रंत जो है बीजांड के समकोण पर आ जाता है, अर्थात इसमें जो निभाग होता है वो बीजांड व्रंत के समकोण पर आ जाता है। और इसमें एक बात और है, बीजांडकाय और भ्रूणकोश दोनों घोड़े की जो नाल होती है उसके समान मुड़ जाते हैं। इसके बाद आता है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग बीजांड व्रंत के साथ समकोण पर स्थित होते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं ब्यूटोमेसी कुल के पादपों में।
और वक्र बीजांड को हम मटर और सरसों में आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आता है अर्ध प्रतिभ, यानी इसमें आधा ही वो घूम पाता है। इसमें बीजांड द्वार और निभाग एक क्षैतिज रेखा में होते हैं, परंतु बीजांड वृंत इनके समकोण पर आ जाता है। तो इसका उदाहरण ले सकते हैं हम रेनन कुलेसी। और लास्ट और अंतिम बीजांड का प्रकार है कुंडलित बीजांड। ये कैक्टेसी में देखा गया है और इसमें बीजांड अत्यधिक कुंडलित हो जाता है और वो 360 डिग्री पर घूम जाता है और इसका पुष्परंध्र भी काफी लंबा होता है। इस प्रकार हमने बीजांड के सभी 6 प्रकारों को डिस्कस किया और इनकी एक एक विशेषता हमने देखी। इसके आगे का टॉपिक हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।